बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। तो हमने कहा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी टेबुलर अरेंजमेंट है जिसमें एक टेबुलर शेप हमारे पास होती है, जिसमें पहला कॉलम होता है ग्रुप्स का और दूसरा कॉलम होता है जिसमें हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं कि हर ग्रुप में कितनी फॉल करती हैं, जिसे हमने फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था। तो हर जगह पे हमारा कंसर्न, हमारा ताल्लुक मेजर्ड वैल्यू के साथ नहीं होता। कभी कभी हमें डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ भी वास्ता पड़ता है, काउंटेबल वैल्यूज के साथ वास्ता पड़ता है। जैसे हम कहें नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, या हम कहें नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस। तो जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल में लिमिटेड नंबर्स होते हैं, वहाँ पे हम उसके लिए फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय जो शेप बनाते हैं उसको हम नाम देते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आज हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने जा रहे हैं। तो मैंने लिखा व्हेन द ग्रुप्ड डेटा ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल आर गिवन इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव टू गो थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं जी? सबसे पहले क्या करेंगे? फाइंड आउट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। यही काम हम उसमें करते थे, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को ट्रेस करते थे और उसको हम अपने पास लिख लेते थे कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी। दूसरे नंबर पे यहाँ ये करना है कि in the first column place all the possible values of the variable from the lowest to highest under the title of the variable। वेरिएबल का नाम लिख के उसके नीचे सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो दूसरे लफ्ज़ों में उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? उसमें हम ग्रुप्स बनाते थे, इसमें ग्रुप से नहीं बनाने बल्कि इंडिविजुअली वैल्यूज़ को लिखना है। और फिर क्या करना है जी? फिर वही काम करना है जो टैली बार का वहाँ पे करते थे कि एक एक वैल्यू को चेक करना है और नोट करना है कि वे कहाँ फॉल करेगी। वहाँ जिस ग्रुप के सामने फॉल करती थी वहाँ टैली लगाते थे। इसमें जिस वैल्यू को हम वहाँ से रीड करेंगे वो जहाँ पे लिखी हुई है कॉलम में उसके सामने एक टैली मार्क लगा देंगे। फिर कहा जी इन द फाइनल कॉलम द नंबर ऑफ बार्स responding to each value are counted and placed under the column titled frequency। यही काम हम वहाँ करते थे। हर ग्रुप के सामने जितनी फ्रीक्वेंसीज थी उनको काउंट करते थे। काउंट करने के बाद ग्रुप के सामने लिख देते थे कि इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ हम हर वैल्यू जो वेरिएबल की है उसके सामने काउंट करेंगे कि टैलीज कितनी है और उसके सामने हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। When the discrete data is sufficiently large, then they are grouped in the same way as the continuous data। बस जगह पे हमारे पास वैल्यूज तो डिस्क्रीट ही होती हैं, कंटिन्यूस नहीं होती, मेजर्ड नहीं होती, लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो अगर कहीं ऐसा है तो फिर हम उसके लिए वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं जो कंटिन्यूस डाटा के लिए हमने बनाई थी, यानी जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं जी और देखते हैं कि उसकी हम किस तरह से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो मैंने आपके सामने लिखा फॉलोइंग आर द नंबर्स ऑफ मिस्टेक्स मेड बाय 30 टाइपिस्ट इन अ टेस्ट। यूँ समझें कि हमने 30 लोगों का टाइपिंग का एक टेस्ट लिया। उसमें जो लोग अपीयर हुए उन्होंने जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स की उसमें वो कुछ इस तरह थी। जो पहला कैंडिडेट था उसकी 5 मिस्टेक्स थी, दूसरे की 6 मिस्टेक्स थी, तीसरे की 0 एंड सो ऑन, और जो लास्ट कैंडिडेट था उसकी 6 मिस्टेक्स थी। तो उसके लिए कहा गया कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये होल नंबर्स हैं और लिमिटेड सी वैल्यूज हैं ये, यानी सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 10 है। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे उसी तरह से सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू और उसके लिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन बना दें। तो मैंने यहाँ लिखा है एज द गिवन वेरिएबल द नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स is a discrete variable, so we have to make a discrete variable distribution या discrete frequency distribution. The lowest and highest value of a given data are 0 and 10 respectively. इसमें हम इसको नोट करें तो सबसे छोटी वैल्यू हमें जो नज़र आ रही है वो 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू जो हमें नज़र आ रही है वो 10 है। तो हमने नेक्स्ट काम क्या किया जी, हमने वेरिएबल का नाम लिखा नंबर ऑफ मिस्टेक्स। नंबर ऑफ मिस्टेक्स लिखने के बाद हमने ये वैल्यू तरतीब के साथ सबसे छोटी 0, फिर उससे बड़ी 1, फिर उससे बड़ी 2, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये वैल्यूज़ वहाँ से देख के यहाँ पे प्लेस कर दें। अब हमें ये काम करना है कि चेक करना है कि 0 हमारे डाटा में कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। उसके लिए हम टैली बार का तरीका यूज़ करते हैं, वही तरीका जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए यूज़ किया था कि पहली वैल्यू पे गए, डाटा में पहली वैल्यू है हमारे पास 5, हमने वहाँ से 5 को क्रॉस कर दिया। 5 को क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पे आ गए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में ये 5 लिखा हुआ था, तो इसके सामने हमने ये एक टैली लगा दी, यूं सिंगल लाइन, इसको हम टैली का नाम देते। उसके बाद हम वापस गए डाटा पे तो हमें पता चल गया था कि 5 चूँकि क्रॉस हो गया है तो हमने 6 से शुरू करना है। हमने 6 को क्रॉस किया और 6 के सामने एक टैली लगा दी। फिर हमने 0 को क्रॉस किया और 0 के सामने एक टैली लगा दी। फिर हमने 5 को क्रॉस किया और 5 के सामने एक टैली लगा दी। तो 5 के सामने अब 2 टैलीज हो गई, एक पहले लगी हुई थी और एक अब आ गई। उसके बाद हमने 8 को क्रॉस किया और 8 के सामने टैली लगा दी एंड सो ऑन। ये प्रोसेस इस तरह से जब हम कंप्लीट करते जाएंगे तो जिस वैल्यू के सामने टैली की तादाद 4 हो चुकी होगी तो 5वीं टैली फिर हम उसको क्रॉस करते हुए लगा देते हैं ताकि उसमें काउंटिंग आसान रहे। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स 4 के सामने ये जो टैली लगी हुई है ये असल में 5 हैं, 4 नहीं है। 5वीं उसको क्रॉस करते हुए इसलिए लगाई है कि काउंटिंग आसान रहे। तो जिस वक्त हम यहाँ से सारी वैल्यू को क्रॉस कर चुके होंगे, यहाँ पे सारी टैलीज कंप्लीट हो चुकी होंगी, तो हम टैलीज को काउंट करके उसके सामने लिख देंगे। मसलन हमने कहा जी नंबर ऑफ मिस्टेक्स 0 है, तो 0 के सामने हमारे पास एक ही टैली है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 हो गई। 1 के सामने भी एक ही टैली है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हुई। 2 के सामने भी बाई चांस एक ही फ्रीक्वेंसी है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 हुई। 3 के सामने 2 टैलीज हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 4 के सामने 5 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हुई एंड सो ऑन। हमारे पास टोटल वैल्यूज जो थी वो थी 30 वैल्यूज को हमने डिवाइड किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था डिफरेंट वैल्यूज के सामने। तो इसलिए इस कॉलम का टोटल जो है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल वो हमारे पास 30 आ गया। ये किस्म का चेक भी होगा कि हमारी जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बनी है ये दुरुस्त है या ये दुरुस्त नहीं है। अगर ये वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर ना आए तो उसका मतलब होगा कि इसमें कुछ गलत हो गया है, ये दुरुस्त नहीं बनी। तो ये जो शेप है, पहला कॉलम नंबर ऑफ मिस्टेक्स और दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में कहा गया रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड नोट द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ड। ये पैसेज है जी हमारे पास, एक पैराग्राफ है जिसको हमने रीड करना है और उसमें नोट क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ड। हमारे पास अब पहला वर्ड जो है वो है टू डे, TODAY। इसमें कितने लेटर्स हैं, जिसमें 5 लेटर हैं। इसी तरह दूसरा वर्ड है डी, कितने लेटर्स हैं, इसमें 3 लेटर्स हैं। तो इस तरह से हमने हर वर्ड के लेटर्स को काउंट करना है और उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। और साथ ही इसमें कह दिया कि नंबर ऑफ वॉवल्स भी आप काउंट करें और उसके लिए भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें।
तो हम यहाँ से लेटर्स काउंट करके लिखेंगे कि कितने लेटर्स हैं। तो आप नोट कर रहे हैं, पहला वर्ड जो है इसमें कितने लेटर्स हैं जी? 5, दूसरे में 3, तीसरे में 4 एंड सो ऑन। तो ये हमने यहाँ से उठा के तो यहाँ पे ये वर्ड हमने लिख लिए हैं कि किसका साइज कितना है, किस में लेटर्स कितने हैं। द नंबर ऑफ लेटर इन ईच वर्ड आर, ये मैंने पहले दो बोले थे, 5, 4 और 3, 3 बोले थे। तो ये इस तरह से ये हमारे पास एक डाटा बन गया जी, जिसमें हमने लिखा है कि हर लेटर का साइज क्या है। अब हमने पहले नंबर पे लिख दिया नंबर ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पे जब हमने इसको क्लीनली देखा तो हमें नज़र आया कि सबसे कम साइज जो है वो 1 है और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 14 है। तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ से उठा के 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी वैल्यूज़ यहाँ प्लेस कर दी। क्योंकि इसमें 13 कहीं नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे 13 नहीं लिखा। अगर 13 शामिल होता तो हम उसको भी लिख लेते। इसमें 13 था नहीं, इसलिए हमें उसको नहीं लिखा, बल्कि जो वैल्यूज़ मौजूद थी उनको हम तरतीब से लिखते गए, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ। उसके बाद हमने वही काम किया टैली बार्स वाला। हमारे पास पहली वैल्यू 5 थी, हमने यहाँ पे 5 को क्रॉस किया। 5 को क्रॉस करने के बाद 5 के सामने हमने यूँ एक टैली लगा दी। दूसरी वैल्यू 4 थी, हमने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद 4 के सामने हमने एक टैली लगा दी। तीसरी वैल्यू थी 3, हमने 3 को क्रॉस किया और हमने 3 के सामने एक टैली लगा दी। हमने 10 को क्रॉस किया और 10 के सामने एक टैली लगा दी। हमने 2 को क्रॉस किया और हमने 2 के सामने एक टैली लगा दी। 1 को क्रॉस किया, 1 के सामने एक टैली लगा दी। इस तरह से हमने एक एक वैल्यू को चेक किया और जिसके सामने वो फॉल करती थी वहां हम एक टैली लगाते गए। ये 2 के सामने जिस वक्त हमारे पास 4 टैलीज आ गई हैं, तो 5वीं टैली लगाने के लिए हमने 5वीं सीधी लाइन की बजाय उसको क्रॉस करती हुई एक लाइन लगा दी और इसको हम 5 कंसिडर कर लेंगे। और इसी तरह जब हमने छठी टैली लगानी थी तो फिर हमने थोड़ा सा गैप उसमें बढ़ा दिया ताकि काउंटिंग आसान हो। जब हम इस तरह से चेक करते हुए सेकंड लास्ट वैल्यू पे गए, वो थी 11। हमने 11 को क्रॉस किया यहाँ पे और 11 के सामने टैली लगा दी। फिर थी 8, हमने 8 को क्रॉस किया और 8 के सामने टैली लगा दी। जब हम 8 को क्रॉस करके टैली लगा चुके होंगे तो हमारा टैली बार लगाने वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब हमने यहाँ से टैलीज को काउंट करना है और उसको फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिख देना। तो 1 के सामने फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 के सामने है फ्रीक्वेंसी 5, 5, 10 और 2, 12। 12 टैलीज हैं, ये तो हमने यहाँ 12 लिख दिया। 3 के सामने 10 टैलीज हैं तो हमने 10 लिख दिया। 4 के सामने 5 और 1 6 हैं तो हमने 6 लिख दिया। 5 के सामने फिर 6 हैं, हमने 6 लिख दिया। 6 के सामने हमारे पास 3 टैलीज हैं तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। इसी तरह 7 के सामने हमारे पास 2 टैलीज हैं तो हमने 2 लिख दिया एंड सो ऑन। हमने जब सारी टैलीज को काउंट करके उनके सामने लिख दिया फ्रीक्वेंसी की शक्ल में, तो इस कॉलम का जिस वक्त हम टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का, ये उतना होगा जितने हमारे पास टोटल वर्ड्स थे या जितनी वैल्यूज़ डेटा में थी। डेटा में 60 वैल्यूज़ थी तो हमारे पास इसका टोटल जो है वो 60 बन गया। अब यही काम हम वॉवल के लिए कर रहे हैं दूसरे पार्ट में। आपको याद होगा कहा गया था कि नंबर ऑफ वॉवल्स नोट करें और उसके लिए ये काम करें। तो अगर हम डेटा से देखें तो पहले लेटर में हमारे पास 2 वावल्स हैं, दूसरे वर्ड में हमारे पास 1 वावल है, तीसरे में 1 वावल है, फिर चौथे वर्ड में 4 वावल हैं एंड सो ऑन। तो हमने वहाँ से वावल्स को काउंट करते हुए हर वर्ड में जितने वावल थे वो तादाद यहाँ पे लिख ली। अब जानते हैं A, E, I, O, U,
इन 5 लेटर्स को हम वावल कहते हैं। किसी वर्ड में इन 5 में से कितने लेटर्स हैं वो वावल्स की तादाद होगी। तो जैसे 60 वर्ड्स थे, इसी तरह से ये हमारे पास हर लफ्ज़ में वावल्स की तादाद जो आएगी, ये डाटा भी हमारे पास 60 बन जाएगा। तो मैंने लिखा एज द गिवन वेरिएबल नंबर ऑफ वावल इन ईच वर्ड इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, वी हैव टू मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसका तरीका फिर वही हमने अडॉप्ट कर लिया। पहला कॉलम हमने लिख लिया जी नंबर ऑफ वावल्स। नंबर ऑफ वावल्स में हमने डाटा में जिस वक्त नोट किया तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू जो थी वो 1 थी और हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू जो थी वो थी 5। तो हमने 1 से लेके 5 तक सारी वैल्यूज़ को तरतीब के साथ लिख लिया। अच्छा, यहाँ इस डाटा में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। अगर कोई वैल्यू मिसिंग हो तो फिर हम उसको स्किप कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इन वैल्यूज़ को तरतीब के साथ लिख लिया 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद हम फिर डाटा पे चले गए। डाटा में सबसे पहली वैल्यू हमारे पास थी 2। हमने यहाँ से 2 को क्रॉस किया। 2 को क्रॉस करने के बाद हम यहाँ 2 के सामने आ गए और यहाँ पे हमने एक टैली लगा दी, सिंगल लाइन लगा दी। उसके बाद हम 1 पे चले गए। हमने 1 को क्रॉस किया और 1 के सामने आके हमने एक टैली लगा दी। तीसरी वैल्यू हमारे पास थी फिर से 1, तो हमने 1 को दोबारा क्रॉस किया और हमने दूसरी टैली यहाँ पे लगा दी। यहाँ ये चीज़ नोट करने की है कि टैली लगाने में और वैल्यू को क्रॉस करने के दरमियान में कोई गैप नहीं देना, यानी आपने वैल्यू क्रॉस की फ़ौरन आपने टैली लगा दी। अगर कहीं ऐसा हुआ कि आपने क्रॉस कर दिया और टैली ना लगाई, और अगर कहीं ऐसा हो गया कि आपने क्रॉस तो नहीं किया और टैली लगा दी, तो फिर वो रेपिटेशन हो जाएगी या कोई वैल्यू स्किप हो जाएगी, उससे हमारे पास जो डेटा बनेगा ना वो दुरुस्त नहीं रहेगा। तो हम 2 तक क्रॉस कर 2 1 1 को क्रॉस कर चुके और 3 टैलीज लगा चुके। तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 4। तो हमने 4 को क्रॉस किया और 4 को क्रॉस करने के बाद हमने 4 के सामने टैली लगा दी। फिर हमने 1 को क्रॉस किया और हमने 1 के सामने तीसरी टैली लगा दी। फिर 1 आ गया, हमने उसको क्रॉस किया और चौथी टैली 1 के सामने लगा दी। याद रखें, अब तक 1 के सामने 4 टैलीज लग चुकी हैं। अब दोबारा जिस स्टेज पे 1 आएगा तो 5वीं टैली हम क्रॉस की शक्ल में लगा देंगे। तो 1 के बाद 3 आ गया, हमने 3 को क्रॉस किया और यहाँ पे 3 के सामने टैली लगा दी। फिर 3 को क्रॉस किया और हमने यहाँ 3 के सामने दूसरी टैली लगा दी। फिर 2 को क्रॉस किया, हमने 2 के सामने ये टैली लगा दी। चूँकि 2 पहले भी आ चुका था तो ये दोबारा आया है, बल्कि तीसरी दफ़ा आया है, तो 2 के सामने 3 टैलीज लग चुकी हैं। अब फिर 1 आ गया। 1 अब कितनी दफ़ा आया है? 1 अब आया है हमारे पास 5वीं दफ़ा। तो 5वीं टैली हमारे पास यूं लगेगी, ये अब 5 कंसिडर होगा 4 की बजाय। और 1 के सामने जब हम छठी टैली लगाना चाहेंगे तो हम थोड़ी सी स्पेस उसमें बढ़ा देंगे। इस तरह से करके हम एक एक वैल्यू को चेक करते गए और हम उनके सामने टैलीज लगाते गए। तो जिस वक्त हमारे पास सेकंड लास्ट वैल्यू पे पहुँचे वो 4 थी, हमने 4 के सामने टैली लगाई। फिर 4 दोबारा आ गया, 4 के सामने हमने दोबारा टैली लगा दी। तो हमारे पास अब 4 के सामने टोटल टैलीज हो गई 5, 5, 10 और 2, 12। इस तरह से जब हम ये काम कंप्लीट कर चुके तो हमने हर x वैल्यू के सामने, इसको हम x वैल्यू भी कहते हैं, नंबर ऑफ वॉवल्स इज वेरिएबल हियर एंड वी डिनोट इट यूजुअली बाय अ कैपिटल लेटर। इसको हम x कहें या y कहें या z कहें, तो हर x के सामने हमने टैलीज की तादाद को काउंट किया और सामने लिख दिया कि फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है। जैसे जिस वक्त हम सारा काम कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास 1 है उसके सामने वैल्यूज़ की तादाद हो गई 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 4, 24। तो ये 24 हमने लिख दिया। इसी तरह ये हुआ 5, 5, 10 और 1, 11, हमने ये 11 लिख दिया। हमारे पास हुआ 5 और 5, 10,
तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। हमारे पास हुआ 4 4 8 और 2 10, 5 5 10 और 2 12, तो हमने 12 लिख दिया। हमारे पास 5 के सामने 3 टैलीज थी तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डाटा में 60 थी, 60 ये वाली वैल्यूज़। तो अगर हम इन 60 वैल्यूज़ को एक एक को जहाँ से उठा के एक एक टैली लगा रहे थे, तो जाहिर है ये टैलीज भी 60 होंगी और हम फिर उनको काउंट करके यहाँ पे लिख रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे। तो इनका जिस वक्त हम टोटल करेंगे ये हमारे पास 60 बन जाएगा। ये टोटल अगर 60 नहीं बनता, इतनी वैल्यूज़ थी उतना नहीं बनता, ये उससे कम हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। जाहिर है हम एक वैल्यू को उठा के यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं या हम उसके सामने टैली लगा रहे हैं, तो अगर हमने यहाँ से 60 वैल्यूज़ को चेक किया और 60 टैलीज लगाई हैं तो टोटल 60 ही बनना चाहिए, ये उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे हमने जो मेथड यूज़ किया है इसको हम कहते हैं टैली बार मेथड, इसलिए कि हमने हर एक्स वैल्यू के सामने एक टैली लगाई है। अगर टैली लगाने की बजाय हम वहाँ उस वैल्यूज़ को उठा के लिखते जाएं, मसलन आपको याद होगा यहाँ हमने क्या किया था, पहली वैल्यू हमने चेक की थी वो थी हमारे पास 2। हमने क्या किया, हमने 2 को यहाँ से क्रॉस किया और देखा कि 2 कहाँ फॉल करता है। 2 जहाँ फॉल करता था हमने 2 के सामने एक टैली लगाई थी। तो अगर हम 2 के सामने टैली लगाने की बजाय यहाँ उठा के 2 को लिख दें तो फिर उसको हम टैली बार की बजाय इंट्री मेथड कह देते हैं। इंट्री मेथड यूजुअली हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए यूज़ करते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बनाते हुए हम इंट्री मेथड आमतौर पे यूज़ नहीं करते बल्कि टैली बार मेथड ही यूज़ करते हैं। तो टैली बार मेथड के साथ इस तरह से जब हम इसको कंप्लीट कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल हमारे पास उतना ही होगा जितनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी एक डेटा सेट में। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड थी वैल्यूज़ वावल की। जाहिर है किसी लेटर में, किसी वर्ड में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। ये वैल्यूज़ बाज़ औक़ात होती तो डिस्क्रीट ही हैं, होते तो होल नंबर्स ही हैं, लेकिन साइज़ में बाज़ औक़ात ये 30 35 40 45 तक चली जाती हैं। यहाँ इस केस में तो नहीं होंगी। जैसे हमने अभी बात की थी नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स पर पेज, अगर हम नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स पर फाइल कह लें और फाइल में फ़र्ज़ कर लें 20-25 डॉक्यूमेंट्स हों, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स जो हैं वो 40 50 60 तक भी हो सकती हैं। तो अगर कहीं डेटा में वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी शुरू तो वो नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स 0 से ही हो रही हैं लेकिन वो जा रही हैं 60-70 तक, तो ऐसे में फिर हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की बजाय उसकी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी वही पहले वाली शेप बना लेते हैं, जिसमें हम यहाँ पे लिखेंगे क्लासेस या ग्रुप्स और उसके सामने यहाँ टैली बार लिख के उसके सामने फिर से फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। उसका पर्पज़ यही है, अब देखें डाटा को हमने समराइज़ करके सिर्फ 5 लाइनों में शो कर दिया है, तो अगर हम इस तरह से उनको नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स को 1 से लेके 60 या 70 तक लिखना चाहेंगे तो वो तो बहुत लंबा काम हो जाएगा हमारे पास। लिहाजा उससे बचने के लिए हम इस शेप में उसको लिखते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स पर पेज जो हैं वो हमें लग रहा हो कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, अगर हम इस तरह से डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो ये हमारे पास एक कॉलम में 60 या 70 ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो तो फिर समराइज ना हुआ, तो उसको फिर समराइज करते हुए हम 10-10 का ग्रुप रखते हुए या 8-8 का ग्रुप रखते हुए उसको हम ग्रुप साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर देते हैं और उसको हम फिर दोबारा से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए नहीं बनाई जाती, ये डिस्क्रीट के लिए भी बनाई जाती है। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि अगर डिस्क्रीट में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो फिर हम उसके लिए वो बनाएंगे। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थोड़ी हैं, लिमिटेड है साइज़ उसका, जैसे इसमें है नंबर ऑफ वॉवल्स में, तो फिर हम उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बनाने की बजाय डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।